नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी। किसी भी कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ और उसकी समझ हर व्यक्ति को होनी चाहिए। कंपनी व्यवसाय करने का एक सबसे बड़ा प्रारूप के रूप में जाना जाता है। सबसे छोटा जो प्रारूप होता है वो व्यापार करने का एकाकी व्यापार होता है। एकाकी व्यापार यानी एक व्यक्ति अकेला पूंजी लगाता है, सारी जोखिम को वहन करता है और सारा लाभ खुद ही रखता है और व्यापार को करता है। एकाकी व्यापार के साधन सीमित होते हैं, उसकी क्षमताएं सीमित होती हैं। उसकी इन सीमित क्षमताओं के कारण और इन सीमितता संबंधी जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए साझेदारी प्रारूप का जन्म हुआ, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं। आज की डेट में साझेदारी में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं। साझेदारी में भी एक तरह से देखा जाए तो भले एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सीमितता का लक्षण पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। अब यदि कोई व्यापार या कोई व्यवसाय हम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगना है, कई करोड़ रुपए लगना है, या बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो फिर साझेदारी भी उस व्यवसाय को करने के लिए छोटा पड़ने लगेगा। दूसरी बात यह भी है कि माना कि करोड़ों रुपए नहीं भी लगना है, कम भी पैसा लगना है, तो साझेदारी के अंदर एक बहुत बड़ा दोष होता है। वो दोष क्या होता है? असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व यानी कि मान लीजिए कि 10 लोगों ने मिलकर साझेदारी शुरू की और 10 लोगों ने साझेदारी शुरू करी और अपनी अपनी तरफ से जितना भी पैसा ला सकते थे, माना कि 1-1 लाख रुपए लेकर आए और 10 लाख में उन्होंने व्यापार शुरू किया। अब उन्होंने 10 लाख में व्यापार शुरू कर दिया। 10 लाख से व्यापार शुरू करने के बाद उन्हें और पैसे की आवश्यकता हुई और उन्होंने बैंक से लोन ले लिया 15 लाख रुपए का। ऐसे करके 25 लाख रुपए का उनका व्यापार हो गया और फिर अचानक किसी कारणवश उस व्यापार में नुकसान हो गया और पैसा डूब गया। अब पैसा डूब गया तो साझेदारों के कितने डूबे? 1-1 लाख रुपए उनके डूब गए सबके। 10 लोगों के 10 लाख रुपए डूब गए। 15 लाख रुपए और डूबा है, वो कौन देगा? बैंक छोड़ देगी क्या? बैंक 15 लाख रुपए वसूलेगी इन्हीं 10 लोगों से, यानी इन 10 लोगों को 1.5 लाख रुपए और लाके देना पड़ेगा, या जैसा भी इनका समझौता है। अगर किसी को हिस्सा ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़्यादा वहन करेगा, ज़्यादा पैसे लेके आएगा। पर कुल मिलाकर बात यह है कि जो 1 लाख उसने लगाए थे वो तो डूब ही गए, साथ में उसे और भी लाके देना पड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि इतना तक कानून यह तक बोलता है कि यदि कोई साझेदार अपने हानि की राशि लाने में समर्थ नहीं है, यानी वो दिवालिया हो गया है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो बाकी के लोगों को उसकी हानि भी वहन करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि 10 में से 4 लोग दिवालिया हो जाएं तो 6 लोगों को वो 15 लाख रुपए भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क रहती है। असीमित उत्तरदायित्व एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है साझेदारी में, यानी साझेदारी की एक बहुत बड़ी कमी है जो कि कंपनी प्रारूप में नहीं पाई जाती। लोग बाग इतनी जोखिम नहीं उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कुछ लोग हो भी जाएंगे, पर ज़्यादा जोखिम जब होती है व्यवसाय में और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, कुल मिलाकर साझेदारी में जहां काम नहीं चल पा रहा है और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और कम जोखिम उठाने की इच्छा है, तो फिर कंपनी प्रारूप में व्यवसाय को किया जा सकता है। कंपनी प्रारूप में जब व्यवसाय किया जाता है तो क्या किया जाता है? जनता से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है किसी काम को करने का, आपको लगता है कि यदि ये वाला बिजनेस किया जाए तो काफ़ी फायदा हो सकता है, पर आपके पास पूंजी नहीं है और आपके पास साझेदार भी नहीं है, या हैं भी तो वो ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, या इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना पैसा ला सकें। तो फिर एक नया प्रारूप जिसका जन्म ही साझेदारी और एकाकी व्यापार की सीमितता संबंधी कमियों के कारण हुआ, वह प्रारूप है, वो व्यापार करने का वो तरीका है कंपनी की शक्ल में व्यापार किया जाए। तो कैसे किया जाए? इसमें क्या किया जाता है? जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा आइडिया अच्छा है और अच्छी कमाई हो सकती है और आपके पास अच्छे तर्क हैं, तो ये तर्क आप जनता के सामने रखेंगे और जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे और जनता से जो द्वारा जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आप अपने व्यवसाय कर सकते हैं।
आप यदि प्लानिंग आपकी सही है तो लोग आपके व्यवसाय में पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंपनी की स्थापना करनी पड़ेगी। कंपनी क्या है? कंपनी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, कानून द्वारा बनाया हुआ एक व्यक्ति है। यानी कंपनी की स्थापना तो हम लोग करेंगे, लेकिन जब कंपनी की स्थापना हो जाएगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करेगी, तो उस वक्त आप उसके मालिक नहीं रहेंगे। उसके मालिक कौन रहेंगे? व्यवसाय का मालिक कौन रहता है? आप बताइए, कोई भी व्यापार है उसका मालिक कौन रहता है? जो उसमें पैसा लगाता है वो उसका मालिक होता है। तो कंपनी में जो लोग पैसा लगाएंगे वो उसके मालिक होंगे। जो जितना पैसा लगाएगा वो कंपनी का उतना ही मालिक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में, माना कि 50 लाख की कंपनी है और कोई व्यक्ति उसमें 10 लाख रुपए लगा रहा है, 10 लाख रुपए लगा रहा है, यानी 20% लगा रहा है, यानी अगर कभी 50 रुपए का फायदा होगा तो उसे 50 रुपए में से 10 रुपए उसका हिस्सा होगा। कंपनी अगर बेची जाएगी तो वो जितने में भी बिके 10वां हिस्सा, सॉरी 5वां, 1/5 हिस्सा उसका रहेगा, यानी 20% उसका रहेगा। जो कि मतलब जो जितना पैसा लगाएगा कंपनी का उतना ही वह मालिक रहेगा। मान लिया कि कोई 25 लाख की कंपनी है और आप आधे पैसे लगा देते हो, 12.5 लाख आपने लगा दिए, तो आधे के मालिक आप और आधे के मालिक बाकी लोग जो हैं जिन लोगों ने 12.5 लाख लगाए हैं। कंपनी की स्थापना कैसे होती है? कंपनी का पंजीयन कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाकर, उसके बाद ही उसकी स्थापना हो पाती है। रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने के लिए बहुत सी खाना पूर्ति करनी होती है, यानी बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। पार्षद सीमा नियम बनाना पड़ता है, पार्षद अंतर नियम बनाना पड़ता है, प्राविवरण का निर्माण करना पड़ता है। अब ये तीनों शब्द हो सकता है आपके लिए नए हों, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पर कुल मिलाकर डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद उसका पंजीयन हो जाता है। पंजीयन होने के बाद कंपनी पूंजी इकट्ठी करती है जनता से। अब आपने कंपनी की स्थापना की है, आपको कंपनी की पूरी प्लानिंग पता है, आपके पास जितना पैसा है आप भी लगा दीजिए और बाकी पैसा जनता से इकट्ठा कीजिए। मान लिया कि 2 करोड़ रुपए की जरूरत है और आपके पास 20 ही लाख है, तो 20 लाख आप लगा दीजिए, बाकी के 1,80,00,000 कहाँ से आएंगे? पब्लिक से आप इकट्ठा करेंगे, यानी कंपनी इकट्ठा करेगी। कंपनी के आप कितने मालिक रहेंगे? 10% के आप मालिक रहेंगे, क्योंकि 2 करोड़ में 20 लाख आपने लगाया, 10% के मालिक आप रहेंगे और 90% के मालिक जनता रहेगी। यानी जो लोग भी पैसा देंगे वो उतना मालिक रहेंगे। हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा पैसा लगा दे तो आपसे ज़्यादा मालिक रहेगा कंपनी का, कोई आपसे कम पैसा लगाता है तो वो आपसे कम मालिक रहेगा कंपनी का। यानी जो जितने पैसे लगाएगा कंपनी का वो उतना ही मालिक रहेगा और उसी हिसाब से हर साल लाभ में से उस व्यक्ति को हिस्सा मिलेगा। बात आपको समझ में आ गई? मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। मान लिया जाए कि 1 करोड़ रुपए की कोई कंपनी की स्थापना करनी है हमको, यानी कोई कंपनी स्थापना करनी है, उसमें 1 करोड़ रुपए लगने की हमें उम्मीद है। तो हम क्या करेंगे? कंपनी की स्थापना करेंगे और कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगी, जिनको अंश कहा जाएगा। अब यदि हम मान लिया कि 100 रुपए का एक अंश बना है और 1 करोड़ हमको चाहिए, तो कितने अंश बन जाएंगे? 1 लाख अंश बन जाएंगे। अब 1 लाख में से आपको कितने लगाने हैं? आपको 5 लाख रुपए माना कि लगाने हैं। तो 5 लाख लगाने के लिए आप 100 वाले कितने अंश खरीदोगे? 5000 अंश आप खरीदोगे। 5000 अंश में आप 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख आप लगा दोगे। अब जिसको भी कंपनी की योजना पसंद आ रही है वो कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा। मान लीजिए किसी के पास 10,000 है तो वो 10,000 लगाना चाहेगा, किसी के पास 50,000 है तो वो 50,000 लगाना चाहेगा। जो व्यक्ति जितने रुपए कंपनी में लगाना चाहता है उतने रुपए के लिए वो कंपनी को आवेदन करेगा और कंपनी के अंश खरीद लेगा। कंपनी की पूंजी के जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो 100 रुपये हमने आपको बताया, वो क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा, अंश पत्र। अगर कोई व्यक्ति कंपनी को 100 रुपये देता है तो कंपनी उसको एक अंश पत्र दे देगी। यानी अंश पत्र क्या है? एक कागज का सर्टिफिकेट टाइप का एक टुकड़ा है जिस पर लिखा रहता है कि आपने इतने अंश खरीदे हैं, आप कंपनी के इतने % के मालिक हैं। तो जिस व्यक्ति के पास 100 रुपये लगाने हैं तो वो 1 अंश खरीदेगा, किसी के पास 1,000 है तो वो 100 रुपये वाले 10 अंश खरीद लेगा, वो कंपनी का 1,000 रुपये का मालिक है। यानी जो जितने पैसे लगाता जाएगा उतना वो कंपनी का मालिक बनता जाएगा। और जब कंपनी के पास आवश्यक धनराशि व्यवसाय करने के लिए जितनी राशि जरूरी है
जितनी से धन से व्यापार शुरू हो जाएगा, उतनी राशि अगर कंपनी के पास इकट्ठी हो जाती है तो कंपनी अपना व्यापार शुरू कर देती है। और हर साल जितना भी उसमें फ़ायदा होता है, जितने अंश हैं उतने ही हिस्सों में उस फायदे को बांट दिया जाता है, और जिस व्यक्ति के पास जितने अंश हैं उसको उस हिसाब से उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में कंपनी की स्थापना के बारे में बताया है। आगे मैं आपको दूसरे और भी कंपनी टॉपिक के वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, जिससे कि आपका कंपनी के विषय में परफेक्ट नॉलेज हो जाए। नमस्कार। और अंत में आपसे यही कहूँगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, यदि आपको पसंद आता है, समझ में आता है, यदि आपको लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो के संबंध में मिल सकें। कॉमर्स के सभी विषय से संबंधित वीडियो मेरे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और लाइक के बटन को दबाना है। धन्यवाद।